हेलो ऑल। मैं विशाखा वर्मा, भगवती शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय की छात्रा। आज हम इंग्लिश लिटरेचर के एक फेमस टॉपिक लिटरेरी टर्म्स के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आज हम लिटरेरी टर्म्स के एक टॉपिक एलिजी के बारे में अध्ययन करते हैं। एलिजी का अर्थ होता है सैडनेस। एलिजी की डेफिनेशन है एलिजी इज ए फॉर्म ऑफ लिटरेचर that can be defined as a poem or song in the form of elegiac couplets written in honor of someone deceased. Elegy साहित्य की एक रूप है that can be defined as a poem, जिसका वर्णन किया जाता है एक पोयम, कविता और गीत के रूप में in the form of elegiac couplet. elegiac couplet के द्वारा, couplet का अर्थ होता है दोहा अर्थात दो लाइन्स की पोयम, written in honor of someone deceased, जो किसी व्यक्ति विशेष की मृत्यु पर लिखी जाती है। तो एलिजी हम क्यों लिखते हैं? एलिजी है पोइट लिखता है किसी अपने दोस्त, रिश्तेदार या किसी चाहने वाले की मृत्यु जब हो जाती है तो पोइट उसकी याद में उसको याद करते हुए उसके शोक जताने के लिए उस एक पोयम लिखता है, उसे एलिजी कहा जाता है। इस पोयम का मूल भाव शोक होता है, मतलब सैडनेस होता है। अब हम बात करते हैं फीचर्स ऑफ एलिजी, मतलब एलिजी के फीचर्स के बारे में। Usually, elegies are identified by several characteristics of genre. Just like a classical epic, an elegy typically starts with the invocation of the muse and then proceeds by referencing traditional mythologies. क्लासिकल एपिक की तरह, क्लासिकल महाकाव्यों की तरह जो एलिजी है वो स्टार्ट होती है संगीत की देवी म्यूज के आवाहन से एंड देन प्रोसेस, और फिर आगे बढ़ती है पौराणिक कथाओं को संदर्भित करते हुए। फीचर्स, एलिजी के फीचर्स के बारे में अगर हम बात करें तो एलिजी की बेसिकली शुरुआत होती है संगीत की देवी म्यूज के आवाहन से। उनको आवाहन करते हुए हम फिर पोइट को रचना करता है और फिर आगे बढ़ाते हुए पौराणिक कथाओं को आगे बढ़ाते हुए पोयम को आगे बढ़ाता है। इट ऑफन इन्वॉल्व्स ए पोइट who knows how to phrase thoughts imaginatively in the first person. इसके अंदर जो पोइट है वह अपने कल्पनात्मक विचार, अपनी भावनाओं को मुहावरों के माध्यम से फर्स्ट पर्सन के रूप में प्रयोग करता है, अर्थात पोइट अकेला अपनी भावनाओं को पोयम के माध्यम से लोगों को पहुंचाता है। क्रॉस कर। तो अब हम बात करते हैं फंक्शंस ऑफ एलिजी, मतलब एलिजी के फंक्शंस के बारे में। एलिजी इज वन ऑफ द richest literary forms because it has the capacity to express emotions that deeply influence people. The strongest of the tools elegy uses is its reliance. Function of elegy. Elegy is one of the richest literary form. Elegy साहित्य का एक धनी रूप है बिकॉज, क्योंकि इसके अंदर कैपेसिटी मतलब क्षमता होती है एक्सप्रेस इमोशंस, भावनाओं को एक्सप्रेस अभिव्यक्त करने की, दैट डीपली इन्फ्लुएंस पीपल, जो लोगों को बड़ी गहराई से प्रभावित करते हैं। द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ द टूल्स एलिजी यूजेस इट इज इट्स लाइन्स। एलिजी सबसे अच्छा उपकरण है अपनी जो भरोसेमंद व्यक्ति की यादों को, ऑफ दोज हु आर नोबल, जो अब जीवित नहीं है, उनकी यादों को बताने का एलिजी बहुत अच्छा उपकरण है। मोस्ट ऑफ द पोइट्स हु रॉट एलिजिक वर एविडेंटली awed by frailty of human beings and how the world completely forgets about the disease at some point. Most of the poets, कई पोइट who wrote elegy, जिन्होंने एलिजी लिखी है, were evidently awed, वह वास्तव में चकित है ह्यूमन बींग्स के दोषों को देखते हुए, and how the world completely forgets about the deceased at some point, कि कैसे व्यक्ति मृतक व्यक्ति के को भूल जाता है एक पॉइंट पे आके। तो अब हम बात करते हैं एलिजी के फंक्शन के बारे में। एलिजी लिटरेचर साहित्य की एक बहुत अच्छी फॉर्म है क्योंकि इसके अंदर व्यक्ति की भावनाओं को, उसकी विचारों को अभिव्यक्त करने का बहुत अच्छा माध्यम है। उन विचारों को जानकर लोग भी उनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं। एलिजी एक बहुत अच्छा उपकरण है, जो लोग व्यक्ति मर गए हैं, जिनकी डेथ हो चुकी है, उनकी यादों में लिखा जाता है। मोस्ट ऑफ द पोइट्स, कई जो पोइट्स होते हैं वो एलिजी को देखते हैं, एलिजी देखते हैं। वो लोग पोइट्स बहुत बुरा महसूस करते हैं ये देखते हुए कि किस प्रकार व्यक्ति
किसी डेथ व्यक्ति के मर जाने पे उसे एक पॉइंट में आके भूल जाता है, उसकी यादों को भूल जाता है। उन्हीं यादों को हमेशा बनाए रखने के लिए जो पोइट है हमारे, वो एलिजी की रचना करते हैं ताकि हम उस मृतक व्यक्ति को हमेशा के लिए याद कर सकें। एलिजी एलिजी के जो एग्जाम्पल्स हैं, सोनेट। अब हम बात करते हैं हमारा सेकंड टॉपिक सोनेट के बारे में। सोनेट क्या है? सोनेट की डेफिनेशन है, द वर्ड सोनेट इज derived फ्रॉम द वर्ड soneto, which means a little song or a small lyric in poetry. A sonnet has 14 lines and is written in iambic pentameter. Each line has 10 syllables. It has the specific rhyme scheme and volta. Sonnet, द वर्ड, ये जो शब्द सोनेट है ये एक सोनेटो वर्ड से लिया गया है जिसका अर्थ होता है छोटा गीत या छोटी काव्य। कविता में सोनेट क्या होता है? सोनेट एक 14 लाइन की कविता होती है जिसमें जो फर्स्ट 8 लाइन होती हैं, 8 लाइन्स, और कॉल्ड ऑक्टेव। उसकी जो 8 लाइनों को ऑक्टेव कहा जाता है और जो नीचे की बची हुई 6 लाइन होते हैं उन्हें सेस्टेज कहा जाता है। सोनेट को आयम्बिक पेंटामीटर में लिखा जाता है। इसमें जो प्रत्येक लाइन होती है उसमें 10 से ज़्यादा अक्षर होते हैं। इट हैज़ ए स्पेसिफिक राइम स्कीम एंड वोल्टा। इसके अंदर एक विशिष्ट राइम स्कीम होती है और वोल्टा होता है। राइम स्कीम की अगर हम बात करें तो जैसे कि हम देखते हैं किसी पोयम में जो लास्ट के वर्ड्स होते हैं वो सेम साउंड करते हैं, एक जैसा उनका साउंड एक जैसा होता है, उसे राइम स्कीम कहा जाता है। तो अब हम बात करें टाइप्स ऑफ सोनेट, अर्थात सोनेट के प्रकारों के बारे में। तो जो सोनेट का फर्स्ट प्रकार है वो है इटालियन सोनेट, सेकंड है शेक्सपियरियन सोनेट, थर्ड है स्पेंसरियन सोनेट, फोर्थ है मिल्टॉनिक सोनेट, फिफ्थ है टर्जा राइमा सोनेट एंड सिक्स्थ है कर्टल सोनेट। तो बेसिकली सोनेट के 6 प्रकार होते हैं और हम बात करें अगर फर्स्ट प्रकार इटालियन सोनेट की और सेकंड टाइप शेक्सपियरियन सोनेट की, तो अगर हम मेजर टाइप्स इसके माने सोनेट के, तो इसके मेजर टाइप्स 2 होते हैं, इटालियन सोनेट और शेक्सपियरियन सोनेट। इटालियन सोनेट की बात करें अगर हम, तो इटालियन सोनेट को स्पेंसरियन सोनेट भी कहा जाता है। इटालियन सोनेट की जो राइम स्कीम होती है वो होती है ए बी बी ए सी डी सी डी ई, और जो शेक्सपियरियन सोनेट की राइम स्कीम होती है वो होती है ए बी सी डी और सी डी। जो मेन रूप से सोनेट्स 2 प्रकार के होते हैं, इटालियन सोनेट और शेक्सपियरियन सोनेट। तो अब अगर हम नेक्स्ट में बात करें फंक्शंस ऑफ सोनेट की, सोनेट हैज़ एडेप्टेबिलिटी। सोनेट के अंदर वह अनुकूलन क्षमता होती है टू डिफरेंट पर्पसेस एंड रिक्वायरमेंट्स। विभिन्न उद्देश्यों और आवश्यकताओं की इसके अंदर क्षमता होती है, अनुकूलन क्षमता होती है। रिदम्स आर स्ट्रिक्टली फॉलोड। इसके अंदर रिदम्स को बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो भी किया जाता है। इट कुड बी ए परफेक्ट पोइटिक स्टाइल। यह एक परफेक्ट पोइटिक स्टाइल होती है फॉर इलाबोरेशन, विस्तार करने की, और एक्सप्रेशन, अपने आप को अभिव्यक्त करने की, ऑफ ए सिंगल फीलिंग, भावना और थॉट्स, अपने विचारों को अभिव्यक्त करने का एक ये पोयम होती है। विद इट्स शॉर्ट लेंथ इन आयम्बिक पेंटामीटर। ये बहुत छोटी होती है, इसे आयम्बिक पेंटामीटर में लिखा जाता है। इनफैक्ट वास्तव में इनफैक्ट इट गिव्स एन आइडियल सेटिंग। यह एक आदर्श सेटिंग देती है फॉर ए पोइट, एक कवि को, टू एक्सप्लोर, अन्वेषण करने की, स्ट्रॉन्ग इमोशंस, अपने जो स्ट्रॉन्ग शक्तिशाली इमोशंस होते हैं उसको। अगर अब हम बात करें फंक्शंस ऑफ सोनेट की, सोनेट के क्या फंक्शंस होते हैं? सोनेट के अंदर एक एडेप्टेबिलिटी होती है, मतलब अनुकूलन क्षमता होती है विभिन्न उद्देश्यों और आवश्यकताओं के मध्य। रिदम्स, इसके अंदर रिदम्स की भी बहुत ही फॉलो किया जाता है सही तरीके से। इट कुड बी, यह है एक परफेक्ट पोइटिक स्टाइल। यह एक परफेक्ट पोइटिक स्टाइल है, कविता रचना का सबसे अच्छा तरीका कहा जा सकता है। फॉर इलाबोरेशन, अपने विचारों को, अपने थॉट्स को, भावनाओं को व्यक्त करने के लिए इसका यह सबसे अच्छा माध्यम है पोयम रचना का। विद इट्स शॉर्ट लेंथ, यह बहुत छोटी होती है। इन आयम्बिक पेंटामीटर में लिखा जाता है।
तो बेसिकली बात करें तो सोनेट जो होता है वो एक छोटी 14 लाइन्स की पोयम होती है, जिसमें पोइट अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को बहुत अच्छी तरह से अभिव्यक्त करता है। इस तरीके के माध्यम से जो पोइट है वह अपने पोयम रचना के माध्यम को बताता है। इट गिव्स एन आइडियल सेटिंग। इसके अंदर एक आदर्श समायोजन की क्षमता होती है। फॉर ए पोइट के अंदर टू एक्सप्लोर, अन्वेषण करने की स्ट्रॉन्ग इमोशंस, अपने जो शक्तिशाली इमोशंस है उन्हें। तो अब हम बात करें हमारा जो थर्ड लिटरेरी टर्म्स है ओड, उसके बारे में। तो ओड क्या होता है? अगर देखें तो ओड की डेफिनेशन है एन ओड, जो ओड है, ओड इज़ ए फॉर्म of poetry such as a sonnet or elegy. Ode is a literary technique that is lyrical in nature but not very lengthy. तो हम बात करें ओड क्या होता है। ओड होता है एक ग्रुप सॉन्ग विद डांस। ओड के अंदर अब हम बात करते हैं डेफिनेशन की। एन ओड, जो ओड होता है एक साइज कविता का एक रूप होता है, जैसे कि सोनेट है, एलिजी है, उसी तरह एक ओड भी है। ओड इज़ ए लिटरेरी टेक्निक। ओड एक लिटरेरी साहित्यिक तकनीक है दैट इज़ लिरिकल, जिसमें प्रकृति के बाद में प्रकृति के ऊपर गीत होता है, बट नॉट वेरी लेंथी, पर ये ज़्यादा बड़ी नहीं होती है। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ ओड, मतलब ओड के प्रकारों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो फर्स्ट ओड का प्रकार है पिंडार ओड, सेकंड है होरेशियन ओड, थर्ड है इरेगुलर ओड। तो ओड 3 प्रकार के होते हैं, पिंडार, होरेशियन, इरेगुलर। फर्स्ट की बात करें, पिंडार ओड क्या होता है? पिंडार ओड ग्रीक पोइट, फेमस ग्रीक पोइट पिंडार के नाम से लिया गया है। ग्रीक पोइट पिंडार के द्वारा पिंडार ओड को बहुत अच्छे से प्रोड्यूस किया गया था, उसको कंपोज किया गया था, इसलिए उन्हीं के नाम पर पिंडार ओड का नाम पड़ा। सेकंड है होरेशियन ओड। तो जो होरेशियन ओड है वह लैटिन पोइट होरेस के नाम पे पड़ा है, उन्हीं के नाम पर होरेशियन ओड का कंपोज किया गया, उनका नाम दिया गया होरेशियन ओड। थर्ड है इरेगुलर ओड। इरेगुलर ओड भी पिंडार ओड, होरेशियन ओड की तरह होता है, लेकिन इसके अंदर प्रॉपर राइम स्कीम फॉलो तो की जाती है, लेकिन इसका एक फॉर्मल फॉर्मेट नहीं होता है, इसलिए इरेगुलर ओड। तो हमारे टाइप्स ओड होते हैं पिंडार, होरेशियन, इरेगुलर, मतलब 3 टाइप्स ऑफ ओड। नेक्स्ट हम बात करते हैं फंक्शंस ऑफ ओड। ओड के फंक्शंस के बारे में नेक्स्ट हम बात करते हैं। ओड क्या है? ओड इज़ ए फॉर्म ऑफ लिरिकल पोइट्री इन विच पोइट्स use a certain metrical pattern and rhyme scheme to express their noble and lofty sentiments in serious and sometimes satirical tone. तो जो फंक्शंस है, ओड क्या है? ओड इज़ ए फॉर्म, ओड एक फॉर्म है, रूप है लिरिकल पोइट्री, काव्य का, इन विच, जिसके अंदर पोइट्स यूज़ ए सर्टेन मेट्रिकल पैटर्न। ओड के अंदर जो पोइट होते हैं वे एक निश्चित मीट्रिक प्रणाली का यूज़ करते हैं, राइम स्कीम, और राइम स्कीम का यूज़ करते हैं टू एक्सप्रेस, अपने अभिव्यक्त करने को, देयर नॉवल, उनके अच्छे और लॉफ्टी बुलंद सेंटिमेंट्स को, इन सीरियस एंड समटाइम्स सैटारिकल टोन। तो अब हम बात करें फंक्शंस ऑफ ओड के बारे में। तो ओड क्या है? ओड का ये एक साहित्य का एक रूप मान लो इसको, इन विच, जिसके अंदर जो मीट्रिक प्रणाली का और निश्चित राइम स्कीम का प्रयोग किया जाता है। इसके अंदर जो पोइट है वह अपने विचारों को, अपने बुलंद भावनाओं को, उन सबको अभिव्यक्त करने के लिए इसका प्रयोग करता है। ओड हम देखें तो सीरियसली भी लिखा जा सकता है, या सेंटिमेंट्स, या समटाइम्स, या कभी कभी ये सैटारिकल टोन में भी हो सकता है। मतलब कि जो ओड है ये सीरियस जोन में भी हो सकता है और सैटारिकल व्यंग में जोन में भी हो सकता है, अपन देखें तो। इसलिए अब हम बात करें तो ओड क्या होता है? ओड अगर देखा जाए तो एक ग्रुप सॉन्ग की तरह हो सकता है विद डांस, जिसके अंदर डांस भी होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फोर्थ लिटरेरी टर्म बैलेड के बारे में। बैलेड क्या होता है? इसकी अब हम डेफिनेशन के बारे में बात करें। द वर्ड बैलेड इज़ फ्रेंच प्रोविंस। इट इज़ ए पोइट्री और वर्स विच वॉज basically used in dance songs in ancient France. Later on, during the late 16th and 17th centuries,
It spread over the majority of European nations. बैलेट, बैलेट क्या होता है? वैसे देखा जाए तो बैलेट भी एक और की तरह ही होता है। ये भी एक काव्य जैसा होता है, सॉन्ग होता है। बैलेट को प्रोड्यूस पुराने समय में शेफर्ड्स के द्वारा ज़्यादा किया गया था। जैसे कि हम देखते हैं कि गडरिये होते हैं, वो अपने भेड़ बकरियों के साथ इधर उधर जाते हैं, तो उन्हीं के द्वारा इसका प्रयोग ज़्यादा किया गया था। डेफिनेशन की बात करें, द वर्ड बैलेट, जो ये शब्द बैलेट है, इसी फ्रेंच प्रोविनेंस, ये वर्ड बैलेट है वह फ्रेंच मूल का है, मतलब फ्रेंच मूल का शब्द है ये बैलेट। इट इज़ ए पोइट्री और वर्स, यह एक काव्य है विच वॉज बेसिकली यूज इन डांस सॉन्ग, जिसका यूज़ डांस सॉन्ग्स में, जैसे कि मैंने बताया आपको, नृत्य सॉन्ग्स में इस बैलेट का प्रयोग किया जाता है। इन एंशियंट फ्रांस, प्राचीन फ्रांस में इसका प्रयोग डांस सॉन्ग के रूप में किया जाता था। लेटर ऑन, बाद में, ड्यूरेशन द लेट 16th एंड 17th सेंचुरी, 16th और 17th सेंचुरी के दौरान इट स्प्रेड्स ओवर द मेजॉरिटी ऑफ यूरोपियन नेशंस, ये यूरोपियन नेशंस में बहुमत से फैल गया। तो हम बात करें अब डेफिनेशन की। द वर्ड बैलेट, ये जो शब्द बैलेट है वह फ्रेंच मूल का शब्द है। इट इज़ ए पोइट्री, यह एक काव्य है जिसका यूज़ डांस सॉन्ग के रूप में प्राचीन फ्रांस में किया गया था। बाद में यह बैलेट यूरोपियन नेशंस में फैल गया। तो हम बात करें कैटेगरीज ऑफ बैलेट, तो फर्स्ट इज़ स्टॉल बैलेट, सेकेंड लिरिकल बैलेट, थर्ड पॉपुलर बैलेट, फोर्थ ब्लू बैलेट, फिफ्थ बुश बैलेट, सिक्स्थ फ्यूज़न बैलेट, सेवन्थ मॉडर्न बैलेट। तो बैलेट की 7 कैटेगरीज को हम मान सकते हैं, जिसमें स्टॉल बैलेट है, लिरिकल, पॉपुलर, ब्लू, बुश, फ्यूज़न, मॉडर्न आदि बैलेट। लेकिन अगर हम मेन कैटेगरीज की बात करें तो मेनली इसकी 2 कैटेगरीज होती है, 2 प्रकार होते हैं। फर्स्ट होता है फोक बैलेट और सेकंड होता है मॉडर्न बैलेट। फोक बैलेट, इसके अंदर जैसे हम बात करें कि पुरानी बातों के बारे में, पुरानी घटनाओं के बारे में बताया जाता है, और मॉडर्न बैलेट में आधुनिक बातों, आधुनिक घटनाओं के बारे में बताया जाता है। फंक्शन ऑफ बैलेट, बैलेट के फंक्शंस, बैलेट्स एज स्टेज परफॉर्मेंस enjoyed the status of being one of the main sources of entertainment in ancient times. Legends and historical events were narrated in the form of ballads which would comprise song and dance. तो जो बैलेट के फंक्शंस होते हैं, जो बैलेट है इसका प्रयोग स्टेज परफॉर्मेंस मतलब मंच प्रदर्शन की तरह होता था। enjoyed the status of being one of the main sources, जो इस बैलेट है इसका प्रयोग मंच प्रदर्शन की तरह होता था। इसका प्रयोग पुराने ज़माने के लोग अपने मनोरंजन के लिए करते थे। जैसा कि मैंने बताया, इसका बैलेट होता है एक नृत्य सॉन्ग की तरह हम जान सकते हैं, इसलिए इसका प्रयोग पुराने ज़माने में अपने मनोरंजन के लिए किया जाता था। जो लेजेंड्स एंड हिस्टोरिकल इवेंट्स वर नरेटेड इन द फॉर्म ऑफ बैलेट्स, जो दंत कथाएँ होती हैं, हिस्टोरिकल इवेंट्स, ऐतिहासिक घटनाएं होती है, उन्हें लिखा जाता है बैलेट के रूप में। विच वुड कंप्राइज सॉन्ग एंड डांस, जिसके अंदर समावेश होता है डांस का, नृत्य का, सॉन्ग का और गीत का। तो हम देखें फंक्शन ऑफ बैलेट। बैलेट इसका प्रयोग पुराने ज़माने के लोग मंच पर प्रदर्शन के लिए, अपने मनोरंजन के लिए करते थे। इसके बैलेट क्या होता है, ये एक डांस सॉन्ग होता है। इसमें दंत कथाएँ, ऐतिहासिक घटनाओं के बारे में वर्णन किया जाता है। तो अब हम बात करते हैं अपने फिफ्थ टॉपिक, फिफ्थ लिटरेरी टर्म एपिक के बारे में। एपिक क्या है? चलो, इसकी डेफिनेशन है, द वर्ड एपिक इज़ derived from the ancient Greek adjective epikos, which means a poetic story. In literature, an epic is a long narrative poem which usually related to heroic deeds of a person of an unusual courage and unparalleled bravery. In order to depict this bravery and courage, the epic use grandiose style. तो अब हम बात करते हैं एपिक क्या होता है। एपिक हम ऐसे मान सकते हैं जैसे महाकाव्य होते हैं, हमारे फेमस महाकाव्य रामायण, महाभारत, उसी तरह। तो ये जो इसकी डेफिनेशन की बात करें तो जो एपिक है ये एंशिएंट मतलब प्राचीन ग्रीक शब्द
एपिकोस से लिया गया है, विशेषण एपिकोस से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है पोइटिक स्टोरी, मतलब एक कहानी के रूप में। साहित्य में इन लिटरेचर एन एपिक, जो एपिक होता है वह एक बड़ी कहानी होती है, जैसे कि रामायण है, महाभारत है हमारे इंडिया के, उसी तरह ये एपिक होता है। विच यूजुअली रिलेटेड टू हीरोइक ट्रिक्स, जो आमतौर पर जैसे कोई महान व्यक्ति होता है उसके कार्यों के बारे में होता है, लिखा जाता है इसे। एंड ऑफ एन अनयूजुअल करेज, एक असामान्य एक असामान्य करेज और अनपैरेलल्ड, मतलब कि जैसे कि हम बात करें कि किसी के अंदर विशिष्ट शक्ति होती है, गुण होता है, उसका वर्णन करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इन ऑर्डर टू डिपिक्ट द ब्रेवरी, इस ब्रेवरी को चित्रित करने के लिए, बताने के लिए, प्रेजेंट करने के लिए इस एपिक का यूज़ एक ग्रैंडियस स्टाइल में किया जाता है, मतलब इसे बड़ा चढ़ा कर लिखा जाता है। एपिक का फेमस एग्जाम्पल पैराडाइज लॉस्ट है, जॉन मिल्टन की पोएम पैराडाइज लॉस्ट। तो अब अगर हम बात करें एपिक के बारे में हम बात करते हैं कि एपिक होता क्या है। एपिक बेसिकली होता है एक बड़ा महाकाव्य, जैसे कि जो ग्रीक पोइट है होमर, उसके द्वारा लिखा गया था इलियड और ओडेसी। यह भी एक इंग्लिश लिटरेचर के महान महाकाव्यों में से एक हैं। एपिक के अंदर जो महान व्यक्ति होते हैं उनके गुणों का, उनके बहादुरी का वर्णन किया जाता है। उनके वर्णन के लिए जो पोइट होते हैं वो एक बड़ा चढ़ा कर लिखने वाली हाइपरबोल का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो अब हम बात करते हैं एपिक के एग्जाम्पल की। पैराडाइज लॉस्ट, जो जॉन मिल्टन के द्वारा लिखा गया था। एंड सेकंड की बात करें अगर हम, तो वो है इलियड ओडेसी, जिसे होमर के द्वारा रचा गया था। क्योंकि हम इंडिया से हैं इसलिए हम इंडिया के महाकाव्यों की बात करें, उससे रिलेट करके देखें तो हमें ये आसानी से समझ आ सकता है। तो हमारे इंडिया में महाकाव्य, दो फेमस महाकाव्य हैं, रामायण महाभारत। एपिक में बताया जाता है कि कैसे हीरोइक डीड्स को एक्सप्लेन करना है, मतलब महान कार्य को। हम रामायण से रिलेट करके देखें तो इसमें रामायण में प्रभु श्री राम की कैरेक्टर का वर्णन किया गया है, उनकी शक्तियों का वर्णन किया गया है। उसी तरह एपिक में भी जो महान व्यक्ति होता है उसका वर्णन किया जाता है। एग्जाम्पल इसका पैराडाइज लॉस्ट है, जो जॉन मिल्टन के द्वारा लिखा गया।